तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इकोलॉजी की हम बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ देखेंगे और देखेंगे कि इकोलॉजी का बेसिक कंसेप्ट क्या है, ये किस चीज़ की स्टडी है। तो आए चलते हैं इकोलॉजी की जानिब। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो इकोलॉजी का कंसेप्ट है वो सबसे पहले किसने दिया है, तो और कब दिया है और इस लफ्ज़ का मतलब क्या है। तो जो इकोलॉजी का कंसेप्ट है वो सबसे पहले जर्मन बियोलॉजिस्ट है उसने दिया है, जिसका नाम है अर्नेस्ट हैकल 1869 में। जो इकोलॉजी का लफ्ज़ है ये मज़ीद दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है, ग्रीक लफ्ज़ों से मिलकर बना है। वो हैं आइकोस और लोगोस। आइकोस का मतलब हाउस है और लोगोस का मतलब है स्टडी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाउस की स्टडी मतलब एक ऑर्गेनिज़म जहाँ रहता है और उसके इर्द गिर्द उसके एनवायरनमेंट की स्टडीज़ को हम क्या कहेंगे, उस ऑर्गेनिज़म की इकोलॉजी कहेंगे। तो इकोलॉजी क्या है कि इर्द गिर्द की स्टडी है। तो बेसिकली अब अर्नेस्ट हैकल के मुताबिक इकोलॉजी की क्या डेफिनेशन है, अब हम वो देखेंगे कि एक ऑर्गेनिज़म के जो टोटल रिलेशंस हैं दूसरे ऑर्गेनिज़म के साथ, चाहे वो डायरेक्टली हैं या इनडायरेक्टली हैं या दोस्ताना है या गैर दोस्ताना है, तो इसकी स्टडी को हम क्या कहेंगे, इकोलॉजी है। अब इसकी आप इंग्लिश देखें, वर्डिंग देखें, ये क्या है, स्टडी ऑफ टोटल रिलेशंस ऑफ एनिमल बोथ टू इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग अबव ऑल इट्स फ्रेंडली एंड इनमिकल रिलेशन विद दोज एनिमल एंड प्लांट with which it come directly or indirectly in contact। तो नेक्स्ट अब हमारे पास यह है कि पॉपुलेशन की डेफिनेशन क्या है, कम्युनिटी की डेफिनेशन क्या है, इकोसिस्टम की डेफिनेशन क्या है और बायोस्फीयर की डेफिनेशन क्या है। ये वो बुनियादी टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो इकोलॉजी में अक्सर व बेशतर इस्तेमाल होती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे पॉपुलेशन क्या है। तो पॉपुलेशन का एक जनरल सा कंसेप्ट मैं आपको देना चाहूँगा। पॉपुलेशन क्या होता है, ग्रुप ऑफ स्पीशीज़ होती है। एक ही किस्म के ऑर्गेनिज़म होते हैं जो किसी भी जगह रह रहे होते हैं। तो एक ही नस्ल या एक ही ख़ानदान के लोग हैं। जैसे इंसान है, ये एक स्पीशी है। अगर ये इकट्ठे रहते हैं एक क्लासरूम में 10 लोग बैठे हैं तो ये एक पॉपुलेशन है। तो जैसे जानवर हैं ये एक और पॉपुलेशन है, जैसे परिंदे हैं ये एक और पॉपुलेशन है। तो इसकी डेफिनेशन देखें, टर्म पॉपुलेशन इज़ ऑर्डिनरी यूज टू डिनोट अ ग्रुप ऑफ पीपल बट इन इकोलॉजी इट इज़ यूज फॉर अ ग्रुप और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ वन काइंड। प्लीज़ नोट दैट वन काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म और स्पीशीज, एक ही किस्म के जानदार, तो वो क्या होंगे, पॉपुलेशन होगी। इसके बाद हम देखेंगे कि कम्युनिटी क्या है, ऑल द पॉपुलेशन ऑफ अ गिवन एरिया टुगेदर फॉर्म अ कम्प्लेक्स यूनिट नोन एज कम्युनिटी। तमाम पॉपुलेशन जो एक जगह रहती हैं और एक कम्प्लेक्स पाजीता इकाई बनाती हैं उसे हम क्या कहेंगे, कम्युनिटी कहेंगे। जैसे इंसान है, इंसान के साथ जानवर रहते हैं, परिंदे रहते हैं, हशरात रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें मिलकर क्या बनाएंगी, एक कम्युनिटी। ये एक कम्प्लेक्स सिस्टम है। पॉपुलेशन क्या है, एक सादा है, एक ही किस्म के जानवर हैं या स्पीशीज़ हैं या ऑर्गेनिज़म हैं, लेकिन कम्युनिटी में सब मिलेंगे, पॉपुलेशन एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, कम्युनिटी। तो कम्युनिटी के बाद है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम अब पहले पॉपुलेशन एक छोटा लेवल है, फिर कम्युनिटी उससे बड़ा है, इकोसिस्टम उससे बड़ा है और इकोसिस्टम के बाद है बायोस्फीयर। अब इकोसिस्टम क्या है कि कम्युनिटी मिल के इकोसिस्टम बनाती हैं, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म भी और नॉन लिविंग भी जब एक दूसरे के साथ इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इंटरेक्ट करती हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं और एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होता है, इसे हम कहेंगे इकोसिस्टम। और जब मुख्तलिफ इकोसिस्टम मिलते हैं तो क्या बन जाता है, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होता है, पार्ट ऑफ अर्थ होता है, एक पार्ट ऑफ अर्थ है। इकोसिस्टम की हम डेफिनेशन देखते हैं, द स्टडी ऑफ कम्युनिटी। ये देखें ना, ये स्टडी ऑफ कम्युनिटी है। इकोसिस्टम क्या है, स्टडी ऑफ कम्युनिटी, क्योंकि यहाँ मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ मिलकर इकोसिस्टम बनाती हैं। स्टडी स्टडी ऑफ अ कम्युनिटी इन रिलेशन टू इट्स टोटल इन्वायरमेंट। टोटल इन्वायरमेंट के अंदर जितनी कम्युनिटीज़ हैं, in other words, ecosystem is a self-sufficient, self-regulated habitat where the biotic and abiotic component of an environment interact together for the exchange of a energy in a continuing cycle। जैसे अब एक तालाब है, एक इकोसिस्टम है, उसमें मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ हैं, वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं,
वो सेल्फ सफिशेंट है, सेल्फ रेगुलेटेड है। हम मैन पावर उसमें इस्तेमाल नहीं करते। एक पानी रुका हुआ है, उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही हैं। एलगी उग रही है, उसमें मुख्तलिफ़ हशरात भी हो सकते हैं, उसमें मुख्तलिफ़ फ़िशेज़ भी हो सकती हैं। तो वो सेल्फ सफिशेंट है, ख़ुद ब खुद चल रहा है। इसके बाद हम देखेंगे बायोस्फीयर, द लार्जेस्ट बियोलॉजिकल सिस्टम इन विच सेवरल इकोसिस्टम कैन ऑपरेट टुगेदर नोन एज बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर अब देखें ना, इससे बड़ा यूनिट है, मुख्तलिफ इकोसिस्टम मिलेंगे तो वो क्या बन जाएगा, बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर को जो मुख्तलिफ फिर आगे 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। द 3 डिवीजन्स ऑफ बायोस्फीयर आर हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड द एटमोसफीयर। हाइड्रोस्फीयर मतलब पानी, पानी आ जाएगा, एटमॉस्फेयर में हवा आ जाएगी, और लिथोस्फीयर में सॉइल एटीसी। तो ये थी आपकी बेसिक डेफिनेशन। अब देखेंगे इकोलॉजी की सब डिवीजन्स क्या हैं। जो इकोलॉजी की सब डिवीजन्स क्या हैं, जैसे हम बियोलॉजी की सब डिवीजन पढ़ते हैं, ज़ूलॉजी, बॉटनी, इसी तरह हम देखेंगे इकोलॉजी की 2 सबसे बड़ी डिवीजन क्या हैं। तो किस हिसाब से हम इनको डिवीजन करते हैं। देयर आर 2 मेन सब डिवीजन ऑफ इकोलॉजी, आर्ट इकोलॉजी एंड साइन इकोलॉजी। तो आर्ट इकोलॉजी में क्या है कि सिर्फ हम एक इंडिविजुअल को स्टडी करेंगे, और साइन इकोलॉजी के क्या है कि हम उसे पॉपुलेशन लेवल पे स्टडी करेंगे। इनफरादी तौर पे अगर हम किसी चीज़ के बारे में उसका मुताला कर रहे हैं तो हम उसे कहेंगे आर्ट इकोलॉजी। अगर हम मजमूई तौर पे उसकी स्पीशीज़ को जमा करके स्टडी कर रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे, साइन इकोलॉजी। तो इसको आप पढ़ते हैं, क्या कहता है, इज़ द ब्रांच ऑफ इकोलॉजी which is concerned with the study of an individual organism। ये देखें ना, of an individual organism, एक organism की, or an individual species with reference to its life history, behavior, adaptation which it shows in relation to environment। मतलब एक ही ऑर्गेनिज़म के हम सारी चीज़ें देख रहे हैं, उसकी लाइफ हिस्ट्री क्या है, उसका बिहेवियर कैसा है, वो इन्वायरमेंट को कैसे अडाप्ट कर रहा है। तो ये हम देखेंगे आर्ट इकोलॉजी। साइन इकोलॉजी पॉपुलेशन लेवल पे होती है। ये है कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ इकोलॉजी, इकोलॉजी की ब्रांच है, विच डील विद द स्टडी ऑफ ग्रुप या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच आर एसोसिएट टुगेदर टू फॉर्म अ यूनिट, एज अ यूनिट। तो इसमें क्या है कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, यू कैन से दैट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड अ पॉपुलेशन। तो नेक्स्ट कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो इस्तेमाल होती हैं, तो वो हम देखेंगे कि स्टेनोथर्मल क्या हैं और यूरीथर्मल क्या हैं, स्टेनोफेजिक क्या हैं, यूरीफेगिक क्या हैं, और स्टेनोइशियस क्या हैं, और यूरीइशियस क्या हैं। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी हैं। तो देखते हैं जो स्टेनोथर्मल, तो थर्मल का आपको पता लग रहा है कि थर्मल का ना जो मीनिंग बनेगा वो है टेम्परेचर। इसी तरह फेजिक जो है ये हमारे पास है जी फूड, और एशियस का मतलब है हैबिटेट। तो स्टेनो नैरो रेंज है, और यूरी का मतलब है वाइड रेंज। अब देखेंगे, अब हम इसको देखते हैं। वो कहता है द टर्म स्टेनोथर्मल इज़ यूज टू इंडिकेट द स्पीशीज विद अ नैरो रेंज ऑफ टॉलरेंस फॉर टेम्परेचर। ठीक है, क्योंकि स्टेनो का मतलब है नैरो और थर्मल का मतलब है टेम्परेचर। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो इंडिकेट द स्पीशीज विद अ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर। द टर्म यूरीथर्मल यूज टू वाइड रेंज ऑफ टॉलरेंस फॉर टेम्परेचर। अब कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जो ना टेम्परेचर के लिए उनकी वाइड रेंज होती है, जैसे वो -डिग्री सेंटीग्रेड पे भी सर्वाइव कर रहे होते हैं। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, अप टू 40 डिग्री हो जाता है, वहाँ तक भी सर्वाइव कर रहे होते हैं। तो मतलब उनका जो टेम्परेचर रेंज होती है वो वाइड रेंज होती है। तो उन ऑर्गेनिज़म को हम क्या कह सकते हैं, यूरीथर्मल। और कुछ ऑर्गेनिज़म है वो क्रिटिकल सिचुएशन में होते हैं कि अगर वो उस टेम्परेचर पे हों तो वो अलाइव रहते हैं, वरना वो क्या हो जाएंगे, इनएक्टिव स्टेज में चले जाएंगे, या वो डेड हो जाएंगे। मतलब एक क्रिटिकल टेम्परेचर पे सर्वाइव कर सकते हैं, तो इनको हम कहेंगे स्टेनोथर्मल। इसी तरह यूरीफेगिक हैं जी, स्टेनोफेगिक है, मतलब उनको फूड के लिए क्रिटिकल, मतलब अगर उनको फूड ना मिले तो डेड हो जाएंगे। और यूरीफेगिक हैं कि वो कुछ दिन लाइव रह सकते हैं। जो नैरो रेंज पे हैं वो हम उनको कहेंगे स्टेनोफेजिक, और जो वाइड रेंज पे फूड पे टोलरेट कर सकते हैं,
मतलब काफ़ी दिन रह सकते हैं, वो हमारे पास हैं यूरीफेजिक। इसी तरह स्टेनोइशियस हैं और यूरीशियस हैं। स्टेनोइशियस एंड यूरीशियस आर यूज्ड फॉर नैरो एंड वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट। अब जो यूरीशियस हैं मतलब वो काफ़ी ज़्यादा हैबिटेट में अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन जो स्टेनोइशियस होंगे उनका क्या होता है, हैबिटेट क्रिटिकल कंडीशन में होता है कि वो, या आप कह सकते हैं कि मोनोहोस्ट जैसे कोई इंसेक्ट होते हैं वो आपका क्या होंगे, वो स्टेनोइशियस होंगे। और जो पॉलीहोस्ट आपके इंसेक्ट होंगे वो आपके क्या होंगे, यूरीशियस होंगे। इसके बाद जो डेफिनेशन है कि इन्वायरमेंट की वैसे डेफिनेशन क्या है, और जो लॉ ऑफ टॉलरेंस है, ये लॉ ऑफ टॉलरेंस इकोलॉजी में क्या मतलब है इसका। पहले हम देखते हैं लॉ ऑफ टॉलरेंस को। लॉ ऑफ टॉलरेंस, organism have an ecological minimum and maximum with a range in between which represent the limit of tolerance। जो पीछे हमने टर्मिनोलॉजीज डिस्कस की हैं, ये वही है कि हर ऑर्गेनिज़म की एक मैक्सिमम और मिनिमम, हर ऑर्गेनिज़म की एक मैक्सिमम और मिनिमम रेंज होती है जिस पे वो सरवाइव कर सकता है। इसे हम कहेंगे लॉ ऑफ टॉलरेंस। और इसी तरह इन्वायरमेंट क्या है, ये तो आप सभी जानते हैं कि इन्वायरमेंट वो जगह है जहाँ एक ऑर्गेनिज़म रहता है और उसकी इर्द गिर्द की एशिया हैं। तो इसकी डेफिनेशन देखेंगे इन्होंने कितनी कम्प्लेक्स बनाई हुई है। द होल कम्प्लेक्स ऑफ क्लाइमेटिक, एडाफिक एंड बायोटिक फैक्टर दैट एक्ट अपॉन एन ऑर्गेनिज्म और एन इकोलॉजिकल कम्युनिटी एंड अल्टीमेट द डिटरमाइन इट्स फॉर्म एंड सर्वाइवल। ठीक है, क्लाइमेटिक कंडीशन यू नो वेल, एंड एडाफिक सॉइल कंडीशन एंड बायोटिक फैक्टर में मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं। और इकोलॉजिकल कम्युनिटी आप देख, इकोलॉजिकल कम्युनिटी क्या होती है कि मुख्तलिफ पॉपुलेशन का मजमूआ है। अल्टीमेट डिटरमाइंड फार्म एंड सर्वाइवर, उसके सर्वाइवर पे किस तरह असरअंदाज कर रहे हैं। मतलब ये सारी चीज़ें हैं जहाँ एक ऑर्गेनिज़म रहता है, उसका इर्द गिर्द के माहौल को सब कुछ मिला के क्या बन जाएगा, एक इन्वायरमेंट। तो बेसिकली ये हमारी थी कि इकोलॉजी की जो बेसिक टर्म है, या जो आप कह सके हैं कि बेसिक कंसेप्ट हैं, इन्हीं को लेके हम मज़ीद आगे चलेंगे। और थोड़ी सी मज़ीद और बेसिक डेफिनेशन पढ़ने के बाद हम इंसेक्ट इकोलॉजी को डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ रहिएगा। तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था इकोलॉजी का, और मज़ीद लेक्चर में हम इंसेक्ट इकोलॉजी को मुकम्मल कवर करेंगे इंशाल्लाह।